आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपके क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है उसमें 5 चैप्टर है टोटल, ठीक है। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन समझने वाली बात इसमें यह है कि चैप्टर नंबर 4 में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। हालांकि नोट्स इसका पूरा है हमारे पास, लेकिन इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में मात्र आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोग बस उसी 2 टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहले ये पूरा आता था, लेकिन अब चूँकि सिलेबस में इसको रिड्यूस किया गया है, एनसीईआरटी में कट नहीं किया गया है। ये चैप्टर का सारा पार्ट अभी भी वहाँ पे है, बस एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई वो मेंशन कर दिया है कि इस चैप्टर में से हम बस आपसे 2 ही टॉपिक से सवाल पूछेंगे। तो वो वही 2 टॉपिक हम लोग को बस इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो पूरा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक ना। या फिर कभी टाइम मिला सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग बोलोगे कि सर जो छुटा हुआ पार्ट था वही पढ़ा दीजिए, तो वही हम पढ़ लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो आपका 2 ही टॉपिक इसमें से एग्जाम में आएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं आएगा, उससे बाद में नहीं आएगा, केवल वही 2 टॉपिक आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो पहले समझ लीजिए, पहला जो आपका टॉपिक है वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो जो टॉपिक नहीं पढ़ना है हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक। वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि यदि हमारे पास टाइम लास्ट में बचा, यदि आपको कोई जानकारी इकट्ठा करने का मन किया एक्स्ट्रा, तो हम लोग इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारा सिलेबस पे फोकस है, तो अभी फिलहाल उतना पढ़ना जितना एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जो कि ये नहीं करना हम लोग को, सिलेबस में आपका नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी आप छोड़ दीजिए। पहले पढ़ते थे हम लोग सारा, जब सिलेबस में रिडक्शन नहीं हुआ था, पहले ये सब चीज़ आता था तो हम लोग इसको पढ़ते थे। अच्छा, यदि किसी को नोट्स वगैरह बनाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग मात्र 2 टॉपिक, लेकिन नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ना है हम लोग, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ये पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है आपका ये वाला फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है पहला टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है इसमें लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये भी हम लोग को पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपका टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं पढ़ना है, ठीक। मतलब 2 ही टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन खैर देख लेते हैं और क्या क्या इसमें है जो कि नहीं पढ़ना है आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WTO, ये पहले पढ़ते थे हम लोग, अब एग्जाम में नहीं आता है तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसको। अगला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा, ये हम लोग पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये तो हम लोग समझेंगे ही। नेक्स्ट है आपका उसके बाद द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये भी नहीं पढ़ना है। बस इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता था। तो इतना सारा इसमें टॉपिक है, जो कि अधिकतर टॉपिक इसमें नहीं पढ़ना है। 2 टॉपिक हम लोग को बस पढ़ना है। तो आइए हम लोग बस उन 2 टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। समझ में आ गया पूरा कहानी। तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको उतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ते थे, जब सिलेबस में रिडक्शन नहीं हुआ था तो हम लोग पूरा पढ़ते थे और सीबीएसई से पूरा सवाल पूछता भी था। लेकिन अब सीबीएसई साफ अपने गाइडलाइन में बोल दिया है कि हम आपसे चैप्टर में मात्र 2 टॉपिक से सवाल पूछेंगे, तो वहीं से आपको ये सवाल आएगा। तो पहला आपका टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आइए समझते हैं, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखो, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ध्यान से समझना है आपको। देखो, चूंकि इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है तो ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं है चैप्टर को लेकर। टॉपिक भी सिंपल है, चैप्टर भी सिंपल है, तो बस समझिए इसको, आप आराम से बस सुनते चलिएगा और टाइम पे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके ऑनलाइन वाले बच्चे इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। देखो, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है
एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कनेक्शन बढ़ना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप बढ़ना। अब वो कनेक्शन रिलेशनशिप किसी भी थ्रू बढ़ सकता है, इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे आज हमारे कंट्री इंडिया का लेन देन लगभग हर एक कंट्री से होता है, लगभग 200 कंट्री हमारे इंडिया में है, मतलब वर्ल्ड में है, लगभग 200 कंट्री हमारे वर्ल्ड में है। इन सभी कंट्री से हमारे इंडिया का कुछ ना कुछ लेन देन होता ही है, कहीं से हम कुछ खरीदते हैं, कहीं हम किसी को कुछ बेच देते हैं। एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब से हम लोग तेल लेते हैं, बदले में वो हम लोगों से अनाज लेता है, आलू प्याज टमाटर वगैरह जो भी है, क्योंकि वहाँ पे खाने का सामान बहुत कम उगता है, आपको पता है, पूरा का पूरा वो डेजर्ट वाला इलाका है, मतलब ऐसा इलाका है कि वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं, बंजर इलाका है। तो सऊदी अरब से हम लोग लेते हैं तेल, हम लोग वापस बदले में उसको अनाज देते हैं। अमेरिका से हम लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, बदले में हम लोग उसको अनाज देते हैं। अनाज हम लोग लगभग बहुत कंट्री को देते हैं, क्योंकि इंडिया हम लोगों का शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, मतलब कि इंडिया में एग्रीकल्चर का कमी कभी नहीं हुआ है, आज भी नहीं है, ठीक ना। तो अधिकतर कंट्री से हम लोग कुछ चीज़ लेते हैं और हम लोग भी उस कंट्री को कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये देखो, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री का जुड़ाव दूसरे कंट्री से होता है, और वो जुड़ाव वो रिलेशन किसी भी थ्रू बन सकता है, या तो ट्रेड के जरिए, जैसे मान लो हमने अमेरिका से कुछ लिया, अमेरिका को हमने कुछ दे दिया, तो लेन देन के वजह से दोनों कंट्री के बीच में क्या हुआ, रिलेशनशिप अच्छा हो गया, कनेक्शन दोनों कंट्री का बन गया। उसी प्रकार से चाइना से हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, बदले में भी हम लोग कुछ देते होंगे, तो हमारे कंट्री इंडिया का चाइना के साथ क्या हुआ कि रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, भैया कुछ हम तुमको देंगे, कुछ तुम हमको दे दो, बस बात खत्म, है कि नहीं। उसी प्रकार से फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सारे जगह से हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं और कुछ ना कुछ हम उसको दे देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब मिलाव होता है, इसका मिलना उसके साथ, कनेक्शन होता है, ये उसके साथ जुड़ जाता है किसी भी थ्रू, चाहे वो ट्रेड के थ्रू जुड़े या फिर टेक्नोलॉजी शेयर करने की वजह से जुड़े। कई बार टेक्नोलॉजी भी दूसरे कंट्री के बीच में शेयर होता है, जैसे हमारा कंट्री इंडिया, अक्सर हम लोग रसिया से, इजराइल से, अमेरिका से अच्छे अच्छे वेपन खरीदते रहते हैं, एयरक्राफ्ट खरीदते रहते हैं। वो क्या खरीदे, एक तरीके से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं ना हम लोग, है कि नहीं। तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कनेक्शन होना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री का आपस में मिलना, यही चीज़ हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। और एक कंट्री दूसरे कंट्री से किसी भी थ्रू, किसी भी तरीके से जुड़ सकता है कि नहीं, या तो ट्रेड करके जुड़ सकता है एक दूसरे से, या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करके जुड़ सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी को शेयर करके जुड़ सकता है, या फिर आइडिया को शेयर करके जुड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, सपोज करो कि इंडिया का मान लो 10 ऐसा बच्चा है जो कि अपना पढ़ाई करने के लिए चला गया जापान, तो बताओ क्या इंडिया का जापान के साथ कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। किसके थ्रू हुआ, नॉलेज के थ्रू हुआ, हम लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए गए, तो दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो जब एक कंट्री का, ध्यान से सुनना, इसका कंक्लूजन हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ मिलना, उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना, दोनों कंट्री आपस में मिल जाना, दोनों के बीच में आपस में कनेक्शन बढ़ जाना। और वो रिलेशनशिप बिल्ड होना, कनेक्शन बढ़ना किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो ट्रेड करके कर लो, या फिर नॉलेज को शेयर करके कर लो, इन्फॉर्मेशन को शेयर करके कर लो, या फिर टेक्नोलॉजी को शेयर करके कर लो। किसी भी थ्रू यदि आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ देते हैं, वही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन का क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, हम लोग सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज आप देखो, इंडिया में आपको अलग अलग कंट्री के प्रोडक्ट दिखते हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे जब आप एक अच्छे मॉल में जाते हैं, तो उस मॉल में ना आपको अलग अलग कंट्री का ब्रांड दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे मॉल में गए हैं, और मॉल में तो हर प्रकार का सेंटर होता है ना, एक तरफ कपड़े का होता है कॉर्नर, एक तरफ होगा टॉयज का, एक तरफ होगा बर्तन का, एक तरफ अनाज का, हर प्रकार का कॉर्नर होता है मॉल में।
तो जब आप एक मॉल में क्लॉथिंग वाले सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री के कंपनी का दिखता होगा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, कुछ जीन्स आपको अमेरिका का दिखता होगा, कुछ जीन्स का कंपनी आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखता होगा। ऐसा क्यों हुआ बताओ? मतलब आपको इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका का प्रोडक्ट मिल जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यदि ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या अमेरिका वाला अपना सामान आके इंडिया में बेच पाता? बताओ, नहीं बेच पाता। क्यों नहीं बेच पाता? क्योंकि दो कंट्री के बीच में रिलेशन ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। आपको अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमारे इंडिया में एक बड़ा फेमस कंपनी, आपको नाम पता है, टाटा कंपनी। टाटा हर चीज़ बनाती है, आपको पता है, नमक भी बनाती है, चाय भी बनाती है, वो चाय पत्ती, मतलब नमक, चाय पत्ती। अब तो उनका वो मॉल वगैरह भी आने लगा है, बहुत कुछ। लेकिन टाटा आज भी जो जाना जाता है वो हैवी व्हीकल्स के लिए जाना जाता है। हैवी व्हीकल्स मतलब बड़े बड़े ट्रक बनाने के लिए। और आपको यकीन नहीं होगा, हमारे इंडिया में जो टाटा कंपनी आपको दिखता है आज, ये अपना ट्रक बना के अमेरिका तक में बेचता है। आप कभी सर्च करना गूगल पे, आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो टाटा कंपनी है ये अपना ट्रक बना के अमेरिका में भी बेचता है। यानी कि अमेरिका के सड़कों पे आपको टाटा कंपनी का बड़े बड़े ट्रक दिख जाएंगे। अब बताओ, इंडिया का कंपनी अमेरिका में जाके क्यों ट्रक बेच पा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यदि ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या कभी अमेरिका वाला हम लोगों को परमिशन देता कि आओ तुम हमारे यहाँ पे अपना गाड़ी वगैरह बेचो? नहीं। तो हम लोग जाके वहाँ पे बेचते हैं, तो वो लोग भी आके यहाँ पे बेचते हैं। और ये तभी हो सकता है जब ग्लोबलाइजेशन होगा तब। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलेगा, जुड़ेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तभी ये चीज़ हो सकता है। जैसे अभी एग्जांपल आप देख लो, अभी करंट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी दिवाली आने वाला है 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद दिवाली है। अब दिवाली के टाइम पे देखना कितना सारा लाइट आपको मार्केट में मिलेगा, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना लिखा हुआ। ये सब कहाँ से आ रहा है बताओ? चाइना से आ रहा है। और वो चाइना वाला यहाँ पे आकर सामान क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि हमने उसको अलाउ किया है कि आओ अपना सामान यहाँ पे बेचो और प्रॉफिट कमाओ, बदले में सरकार को क्या दे देना, तुम टैक्स दे देना, है कि नहीं? वो क्यों आ पा रहा है? क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। हमने अपने कंट्री का दरवाज़ा हर किसी के लिए खोल रखा है, ठीक ना, ताकि तुम हमारे यहाँ पे आ सको और हम भी तुम्हारे यहाँ पे जाकर अपना सामान बेच सकें। तो अब मेरे हिसाब से आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब समझना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्लोजनेस बढ़ना, रिलेशनशिप बढ़ना, ठीक है। और वो रिलेशनशिप क्लोजनेस किसी भी तरीके से बढ़ सकता है। या तो दोनों कंट्री आपस में ट्रेड कर रहा हो, या फिर दोनों कंट्री आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा हो, या फिर दो कंट्री आपस में नॉलेज शेयर कर रहा हो। इधर का बच्चा उधर पढ़ने जा रहा है, इधर का बच्चा उधर पढ़ने जा रहा है। समझ रही है बात? तो किसी भी तरीके से एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बिल्ड हो सकता है। इसी को हम लोग कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। MNC का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब समझ लेना। MNC का फुल फॉर्म यदि आपको लिखने का मन हो तो आप लिख लेना। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, या फिर आप इसको मल्टीनेशनल कंपनी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हालांकि इसका चलो आपको दिखाई देते हैं, हालांकि कॉरपोरेशन होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये पहले पढ़ना होता था लेकिन अब तो पढ़ना नहीं है, तो आपको बस समझ लेना है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। कई जगह पे मल्टीनेशनल कंपनी भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉरपोरेशन लिखना, लेकिन लिखने का आप कंपनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये होता क्या है, यहाँ पे लिखा क्या गया है? लिखा गया है MNCs मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये है क्या MNC? समझो, MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी। इसका मतलब क्या होता है समझना। इसका मतलब होता है कि एक कंपनी जो अपने ही कंट्री में है, अपने कंट्री के अलावा यदि वो दूसरे कंट्री में अपना कंपनी खोलता है, उसको हम लोग कह देते हैं MNC। जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया था अभी कि हमारे इंडिया में एक बहुत फेमस कंपनी है टाटा, जो भारी भारी गाड़ी बनाने के लिए जाने जाते हैं, ट्रक वगैरह, बस वगैरह, है ना। इनका कंपनी आपको इंडिया में तो दिखता ही है क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। इनका कंपनी आपको अमेरिका में भी दिखता है। तो अमेरिका में ये टाटा कंपनी क्या बोला जाएगा बताओ? MNC बोला जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या बोला जाएगा? सिंपली टाटा कंपनी बोला जाएगा। तो जब एक कंपनी अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में अपना कंपनी खोलता है, अपना ब्रांच खोलता है, तो वो उस कंट्री के लिए क्या बन जाता है?
MNC बन जाता है। सुन रही बात? जैसे हम लोग इंडिया में टाटा को क्या बोलते हैं, सिंपली टाटा कंपनी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। लेकिन वही अमेरिका वाला टाटा कंपनी को अपने देश में क्या बोलेगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलेगा। सुना लिया बात? तो अब समझ लो पूरा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब हुआ क्या। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब एक कंपनी अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी जाके यदि अपना कंपनी खोलता है, अपना ब्रांच खोलता है, तो वो हमारा MNC कहला जाएगा वो कंपनी। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे इंडिया में भी कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, जापान के हैं, तो उसको हम इंडिया में क्या बोलते हैं, MNC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। वो है कहीं और के, लेकिन उनका ब्रांच कहाँ खुला हुआ है, इंडिया में खुला हुआ है। जैसे एग्जांपल एप्पल, क्या एप्पल कंपनी इंडिया का है क्या, बिल्कुल भी नहीं, अमेरिका का है, लेकिन उनका ब्रांच, उनका कंपनी आपको इंडिया में दिखता है कि नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता है। सुना रही बात? अभी रिसेंटली शायद एप्पल कंपनी ने अपना नया ब्रांच कहाँ पे खोला है, शायद बेंगलोर या मुंबई, ऐसा कहीं पे है। मतलब अभी रिसेंटली, हालांकि कंपनी उनका पहले से भी था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा शोरूम शायद बेंगलोर या मुंबई ऐसा कहीं पे खोला है, हमको इतना एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन खोला है, न्यूज़ में था अभी। तो ये हमारा कहलाएगा MNC। तो अब बताओ, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है बताओ? एक कंपनी करता है। जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी ने अपना ब्रांच, अपना कंपनी अमेरिका में खोला, इससे क्या होगा बताओ? दो कंट्री के बीच में क्लोजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रिलेशनशिप इंडिया का और अमेरिका का आपस में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम इंडियंस ट्रक बना के अमेरिका के लोगों को दे रहे हैं कि तुम चलाओ, और अमेरिका वाला बदले में यहाँ पे आके कुछ बेचेगा। इससे क्या हुआ, हम अपना सामान वहाँ बेच पा रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका वाला यहाँ पे अपना सामान ला के बेच पा रहा है। इससे दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होगा, यानी कि दो कंट्री को आपस में जोड़ने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो कोई कंपनी करता है। हालांकि आदमी भी जाता है आता है, छोटा मोटा ट्रेड भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल यदि कोई प्ले करता है तो वो MNC करेगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि एक कंपनी जब अपना ब्रांच अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी खोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं MNC। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, यदि आपसे मान लो पूछ ले कि MNC के अलावा दो तीन और तरीका बताइए जिससे एक कंट्री का रिलेशनशिप दूसरे कंट्री के साथ जुड़ सके, मतलब अच्छा रिश्ता बन सके, तो आप क्या बोल सकते हैं? थ्रू थ्रू थोड़ी बोलो। हाँ बिल्कुल, थ्रू प्रोडक्ट, थ्रू नॉलेज, थ्रू टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? इन सब तरीके से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, मतलब कनेक्शन आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया MNC का मतलब क्या होता है? MNC का सिंपल सा मतलब हुआ ऐसा कंपनी जो अपने कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में जाके अपना कंपनी खोलता है, अपना ब्रांच खोलता है, तो उस कंपनी को हम लोग बोल देते हैं MNC, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और ये कंपनी MNC जो है एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दिया अभी आपको टाटा वाला। अगला, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। देखो ग्लोबलाइजेशन के अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, चलो आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि हम इंडियंस अपना भारत का दरवाज़ा हर कंट्री के लिए खोल के नहीं रखते, हम बंद करके रखते कि नहीं, कोई भी दूसरा कंट्री का आदमी इंडिया नहीं आ सकता, अपना सामान नहीं बेच सकता, अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, अपना आइडिया नॉलेज कुछ भी यहाँ पे लेके नहीं आएगा। तो क्या लगता है आपको कि आज इंडिया इतना आगे बढ़ पाता? बताओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज इंडिया इतना ज़्यादा आगे क्यों है? क्योंकि हमने अपने इंडिया का दरवाज़ा खोल रखा है, हमने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना दरवाज़ा खोल रखा है कि भैया कोई भी कंट्री यहाँ पे आओ, अपना कंपनी डालो, अपना सामान बेचो, बस शांतिपूर्ण तरीके से करना, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और टाइमली सरकार को टैक्स देते रहना, है ना? तो ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन से ये होता है कि दूसरे कंट्री का आदमी जब आपके कंट्री में आएगा अपने सामानों को बेचने के लिए, तो आपके पास चॉइस बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आज आप एक बहुत अच्छे मॉल में जाओ, वहाँ पे आपको 10 कंपनी का जीन्स मिलेगा,
आपका चॉइस है, आपको जो पसंद आ रहा है वो ले लो। लेकिन मान लो जी वहाँ पे एक ही कंपनी का होता जीन्स, इंडियन केवल, क्या आपके पास चॉइस होता कि नहीं भैया हम ये नहीं लेंगे वो लेंगे? ऐसा कर सकते थे आप? बताओ, नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके उस मॉल में एक ही कंपनी का जीन्स दिख रहा है जो कि इंडियन कंपनी का है, और वही एक है, वही आपको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आज आप किसी भी मॉल में जाओ, किसी भी जगह पे आप जाओ, जैसे मान लो आपको जीन्स खरीदना है, टी शर्ट खरीदना है, तो 20 कंपनी का टी शर्ट दिखेगा, 20 कंपनी का जीन्स दिखेगा। इससे क्या हुआ? आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइस है, आप जो लेना चाहो आप वो ले सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या? हमारे मार्केट्स में ज़्यादा गुड्स आए। ज़्यादा क्या आ गया? गुड्स आ गया। और ज़्यादा गुड्स मतलब सामान, और ज़्यादा गुड्स आने की वजह से फ़ायदा किसको हुआ बताओ? हम इंडियंस को हुआ। हमारे पास चॉइस बढ़ गया, अब हमारा मन मर्जी चलेगा, हम जो खरीदना चाहें। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, आज आप मार्केट में जाओ, आपको क्या मोबाइल एक कंपनी का दिखता है? नहीं, कई सारे कंपनी। आज रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, आईफोन है, और क्या क्या है, नोकिया भी है, और क्या है, सैमसंग है, और क्या है, मतलब बहुत सारा है। आपके पास मोबाइल का बहुत सारा चॉइस है। तो जब एक कंट्री को आप अपने कंट्री में आने देते हैं कंपनी को, इससे होता है कि आपके मार्केट में गुड्स का जो चॉइस है वो बढ़ जाता है। वैरायटी ऑफ गुड्स आते हैं, आपके पास फिर चॉइस है, आप जो लेना चाहो वो ले लो। तो बताओ इससे फ़ायदा किसको है? कस्टमर को है कि नहीं है? बिल्कुल कस्टमर को फ़ायदा है कि नहीं? आगे उसके बाद सर्विसेज भी आपके मार्केट में बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने यदि दूसरे कंट्री को अपने यहाँ पे परमिशन दे रखा है कि आपका जो भी सर्विस है आप अपना आके इंडिया में बेचो। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका आज के टाइम पे इंडिया में जिससे लाखों लोगों का घर चल रहा है, यूट्यूब का इंडियन कंपनी है? बताओ, यूट्यूब जो ऐप है क्या वो इंडियन है? बिल्कुल नहीं। कहाँ का है? अमेरिकन का है। अमेरिकन है मतलब विदेशी है, फॉरेनर है। कहाँ का है? फॉरेनर है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका का यूट्यूब हमारा एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका अब तो वो। तो आज आप देखो यूट्यूब से इंडिया में कितने लोगों का घर चल रहा है कि नहीं? अर्निंग होता है उससे, आप कंटेंट बनाते हो उस पर आपको अर्निंग मिलता है। तो ये आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं? अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब पे आज आप अपना कंटेंट शेयर करते हो, आपका घर चलता है। ये एक रोजगार, मतलब रोजगार का तो जरिया है ही खास करके। इससे क्या हुआ? अमेरिका और इंडिया के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन बिल्ड हो गया, है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है तो गुड्स का संख्या बढ़ता है मार्केट्स में, आपके पास चॉइस आता है, जो खरीदना आप वो खरीद लो, सर्विस भी बढ़ जाता है। यूट्यूब क्या दे रहा है आपको? अपना सर्विस ही तो दे रहा है। आपको एक ऐप दे दिया, आप अपना इस पे कंटेंट अपलोड करते हैं, आप उससे अर्निंग करते हैं, है कि नहीं? ये एक सर्विस ही तो है। उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी बात, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है, आपस में रिलेशन अच्छा होता है, तो उस कंट्री का आपके कंट्री में लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाने के लिए कि भैया हमको कंपनी खोलना है, आप परमिशन दीजिए। तो वो कंपनी खोलने के लिए आपको वो आपके यहाँ पे पैसा लगाएगा वो। जैसे एग्जांपल, इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर कंपनी हैं जो करोड़ों रुपए इंडिया में आके वो लगाए हैं, अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए हैं और अपना यहाँ पे रोजगार अपना चला रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दूसरे कंट्री को लोग यहाँ पे आके पैसा लगाते हैं, मार्केट में अपना कंपनी चलाते हैं। एंड टेक्नोलॉजी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका टेक्नोलॉजी। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है तो टेक्नोलॉजी का भी शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, आज इंडिया का टेक्नोलॉजी से लेन देन कई सारे कंट्रीज से, चलो दुनिया भर का एग्जाम्पल आप छोड़ो, अभी आप करंट एग्जाम्पल लो, ये तो आता रहता है न्यूज़ में भी। इंडिया लगातार टाइमली कभी रसिया से, कभी इजराइल से, कभी अमेरिका से कुछ ना कुछ फाइटर जेट, वेपन वगैरह खरीदता रहता है। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। क्या हम लोग सेम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं बार बार? नहीं, कुछ नया, वो तो हमारे पास है ही पहले से, लेकिन हम लोग नया खरीदते हैं। ठीक है, आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो वही बात हुआ यहाँ पे कि जब एक कंट्री का रिलेशनशिप, एक कंट्री का कनेक्शन दूसरे कंट्री से बढ़ता है तो उन दोनों के बीच में गुड्स का, सर्विस का, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे का और टेक्नोलॉजी का भी शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये सब तभी होगा जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ेगा तब। ठीक है, अगला, ऑल्सो
ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा ट्रेड वगैरह लेके कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे जुड़ेगा, तो ट्रेड से जुड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारा तरीका है जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ सकता है, आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री में आदमी और क्यों जाता होगा, जरा एग्जांपल बताओ। बेटर इनकम के लिए, एग्जांपल आपको बताते हैं। अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर भरे हुए हैं जो कि इंडियंस हैं, क्यों गए हैं वहाँ पे, इंडिया में क्यों नहीं है वो, क्योंकि उनको वहाँ पे इनकम ज़्यादा मिलता है, पहला बात। दूसरा बात, बेटर जॉब्स, यहाँ पे जॉब का संख्या हमेशा से कम रहा है इंडिया में, वहाँ पे जॉब का उतना कमी नहीं है, तो यहाँ से लोगों को जॉब वहाँ पे जल्दी मिल जाता है, तो लोग जॉब के वजह से भी चले जाते हैं दूसरे देश। और बेटर एजुकेशन, बहुत सारे इंडिया में ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जो अपने बाल बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इस प्रकार के जगहों पे, समझना ये बात। तो इन सारे तरीके से बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर जॉब्स के लिए, बेटर इनकम के लिए, गुड्स और सर्विस के वजह से, इन सभी के वजह से एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है, समझ रही है बात। रिलेशनशिप बिल्ड होने का मतलब हुआ दोनों के बीच में कनेक्शन बढ़ता है, मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट, नॉलेज का शेयरिंग, आइडियाज़ का शेयरिंग, ये सब चीज़ लगातार चलता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यही था हमारा ग्लोबलाइजेशन। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ ऐसा कौन कौन सा तरीका है या फिर ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिससे ग्लोबलाइजेशन हमारा और ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ अच्छा हो सकता है। तरीका तो बहुत सारा है। एग्जाम्पल, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाकर कंपनी खोल ले, इससे भी कनेक्शन अच्छा हो जाएगा दो कंट्री के बीच में, कंपनी खोल ले अपना। दूसरा, एक कंट्री के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए चले जाए, इससे भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा इनकम के लिए चला जाए, अच्छा जॉब के लिए चला जाए, किसी भी तरीके से आप एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ मजबूत कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपका टेक्नोलॉजी। और भी तरीके हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सारा नहीं पढ़ना आपको, इसमें एक दो हम लोग बस इसमें पढ़ लेंगे। तो पहला हम लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के वजह से, यानी कि आधुनिक तकनीक के वजह से एक कंट्री का रिलेशन, यानी कि एक कंट्री का रिश्ता दूसरे कंट्री के साथ कैसे अच्छा हो सकता है टेक्नोलॉजी के वजह से। देखते हैं कैसे होता है। देखो, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट इनहेंसेस द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मतलब देखो, आज ज़्यादा नहीं, आप आज से बस 20 साल पीछे जाओ, हम 50 साल, 100 साल, 2 साल पीछे जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, 200 साल पीछे जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप बस आज से 20 साल पीछे जाओ। अब हम लोग जी रहे हैं कितना, 2025 में, चलो उसको छोड़ो, 2025 में हम लोग जी रहे हैं, मतलब तो आप 2000 में चले जाओ, 2000, यानी कि आज से 25 साल पीछे। आपको लगता है कि 25 साल पहले आपके पास वो सब कुछ था टेक्नोलॉजी के मामले में जो आज आपके पास है? बिल्कुल भी नहीं। 2025 में आपके पास जितना आज वैरायटी ऑफ स्मार्टफोन है, एयर कंडीशनर है, कार है, ट्रक है, जितने भी चीज़ आपके पास आज हैं, क्या आज से 25 साल पहले था आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। आज से 25 साल पहले क्या था? फ़ोन के नाम पे हर घर में एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आगे भी होगा और बहुत तेज़ी से हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, एक कंट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा है तो दूसरे कंट्री में पहुंच जा रहा है, उसके अगले ही महीने, अगले महीने तो अगले साल पहुंच जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक कंट्री का टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में जब पहुंच रहा है तो उस कंट्री का इनकम तो बढ़ ही रहा है टेक्नोलॉजी को बेच के, साथ ही साथ उस कंट्री के बीच में रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रहा है। एग्जाम्पल, आज आप घर में बैठे बैठे एक अमेरिकन पर्सन से आप दोस्ती कर लेते हैं फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है। इंस्टाग्राम पे क्या करना है, अकाउंट बनाना है, कोई फॉरेनर को फॉलो करना है, वो आपको फॉलो बैक करेगा, बस हो गया, बातचीत करो अपना। इससे क्या हो रहा है, एक कंट्री का इंटीग्रेशन, यानी कि मिलाओ, मेल जोल, रिलेशनशिप आप जो कह लो सब सही है, दूसरे कंट्री से मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आगे बदल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन आपका फटाफट बढ़ रहा है। एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले
आप इंडिया से यदि अमेरिका जाते तो आप जाते बहुत टूटे फूटे डिज़ाइन बने हुए शिप पे, उतना अच्छा टेक्नोलॉजी इसमें नहीं था। आपके पास बड़ा शिप था, चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या आपके पास उसमें एडवांस चीज़ें थी जो कि आपके पास आज है? पहले पहुंचने में जो 2 महीना लगता होगा अमेरिका, इंडिया से अमेरिका, तो आज आप मुश्किल से 7 से 8 दिन में पहुंच जाते हो अमेरिका, इंडिया से अमेरिका। क्यों? क्योंकि आज आपके पास वैसा शिप है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं? आज आप देख लो सबमरीन, आप पानी के नीचे समुद्र में बैठे बैठे पता लगा लेते हैं कि कौन सा दुश्मन किधर से पार हो रहा है, कोई हमारे इंडिया की ओर तो नहीं आ रहा है। ऐसा आज क्यों हो पा रहा है? क्या आज से 200 साल पहले ऐसा कुछ था कि सबमरीन में आप बैठो और पानी के नीचे बैठ के पता लगा लो कि कौन सा जहाज किधर से पास हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी जितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, उतना ही तेज़ी से आपका कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये मानना पड़ेगा आपको। आगे बढ़े, चलिए। आज जैसे आज से 100 साल पहले हमारे पास उतना ज़्यादा एरोप्लेन नहीं था, तो लोग इधर से उधर मूव भी कम करते थे। आज बहुत ज़्यादा हमारे पास एरोप्लेन है, इंडिया ही में आपके पास बहुत सारा है, तो आज हम लोग बहुत मूव करते हैं इधर से उधर। इधर से भी लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पे इंडिया में आते हैं, तो कनेक्शन हमारा कंट्री का बनता है। तो पहला जो तरीका है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने का, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का, वो है आपका टेक्नोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। केवल यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया का, चलो इंडिया के अंदर ही पिछले 50 साल के अंदर इतना सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है जो पहले कभी नहीं हो पाया था। एग्जाम्पल आप देख लो, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में पिछले 50 साल के अंदर यदि हम लोग पहले बात करें अपने इंडिया के अंदर का, मतलब बाउंड्री के अंदर ज़मीनों पे, तो सड़क पक्के बने हैं कई सारे, गाड़ी अच्छे अच्छे आए हैं हमारे सामने, व्हीकल। बात करें समुद्र में, तो समुद्र में अच्छे अच्छे सीप आए हैं, है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े जहाज़ आए हैं, सबमरीन आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे पिछले 50 सालों में काफ़ी अच्छा हुआ है। जहाँ पहले हमको अमेरिका पहुँचने में 1 महीना लगता था, तो आज हम मात्र 5 से 7 दिन में इंडिया से निकलते हैं अमेरिका पहुँच जाते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट। इससे क्या हुआ? अच्छा टेक्नोलॉजी आया, एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री से तो मजबूत हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कम टाइम में सामानों का क्या हो गया? डिलीवरी हो गया, पैसा बचा, टाइम बचा, बहुत जल्दी किसी कंट्री के बीच से आप जुड़ पा रहे हैं। तो ये सब किसके वजह से हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी के वजह से हो पा रहा है। इसमें आप एक चीज़ हर बार देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी के वजह से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जल्दी जुड़ पा रहे हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ टेक्नोलॉजी के वजह से, एयरक्राफ्ट आपके पास अच्छा आया टेक्नोलॉजी के वजह से, टाइम बचा, मनी बचा, अच्छे टेक्नोलॉजी के वजह से। ठीक ना? आगे, इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is another major factors that enhances the globalization process। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब हुआ, जैसे आज आप बैठे बैठे अपना फ़ोन खोलते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं और आप बैठे बैठे देख लेते हैं कि अमेरिका में आज क्या न्यूज़ चल रहा है, अमेरिका में आज क्या हुआ, यूरोप में आज क्या हुआ। ये क्या है बताओ? इंफॉर्मेशन ही तो है कि नहीं? सुना रही है बात? मतलब आज आप अपने बंद कमरे में बैठ के ये पता कर लेते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज आप धरती के एक कोने में बैठ के, अपने घर के ही एक कोने में बैठ के आप दुनिया घूम लेते हैं गूगल मैप पे, कौन सा बाउंड्री किधर है। आपका दोस्त मान लो कि अमेरिका में बैठा, वहाँ से आप यहाँ वीडियो कॉल कर लेते हैं, कम्युनिकेशन है हमारा, है कि नहीं? तो ये सब किसके वजह से हो पाया? टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री से मिलना, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होना, है ना, इंटीग्रेशन होना। क्या ये फिजिकल ही हो सकता है केवल, या वर्चुअली भी हो सकता है? बताओ। मतलब फिजिकल ही होना है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने के लिए, मतलब गुड्स और सर्विस का ही लेन देन करना है तो फिजिकल हो गया ना। गुड्स सर्विस छोड़ दो, सर्विस तो खैर आप देख नहीं सकते, बस फील करते हैं आप। मतलब क्या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ना है तो क्या हमेशा सामान का लेन देन करने के वजह से ही कंट्री जुड़ेगा?
वर्चुअली नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। एग्जाम्पल, आप एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री के लोगों से वीडियो कॉल कर लेते हैं, क्या है? वर्चुअल तो है कि नहीं? आप एक कंट्री से बैठ के दूसरे कंट्री के लोगों से बात कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपका कंट्री उस कंट्री के साथ जुड़ गया। तो आज ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हो गया है। पहले जहां एक कंट्री को अच्छा रिलेशन दूसरे कंट्री से करना है तो ये लोग इधर से सामान बेचते थे, उधर से कुछ सामान आता था, दोनों अपने अपने कंट्री में सामानों को बेचने का परमिशन देता था, तब जाकर दो कंट्री के बीच रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता था। आज वैसा नहीं है। आज आप इंटरनेट के सहारे ऑनलाइन आप एक कंट्री का कनेक्शन दूसरे कंट्री से अच्छा कर लेते हैं, रिलेशनशिप आप बिल्ड कर लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे देते हैं। समझिए बात। तो आज ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या आज हम लोग घर के कोने में बैठ के दुनिया के किसी भी आदमी से बात कर पाते, वीडियो कॉल कर पाते? नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हमारा टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के मामले में, कंप्यूटर के मामले में, इंटरनेट के मामले में, इन सभी चीज़ों के मामले में टेक्नोलॉजी आज बहुत फास्ट हो गया है। जहाँ पहले 2G 3G चलता था, आज हमारे सामने 4G है। 4G से मन नहीं भरा तो 5G आ गया। 5G भी आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा। फिर 6G आएगा, 7G 8G इस प्रकार से आएगा। तो ये इंटरनेट में लगातार बदलाव होना, कंप्यूटर में लगातार इम्प्रूवमेंट होना, विंडोज़ 10, 11, 12, 13, 14 आगे आएगा, बहुत सारा आएगा। तो इन सभी में बदलाव होने के वजह से आप मिनटों छोड़ो, आप सेकंडों में एक कंट्री से दूसरे कंट्री को आराम से जोड़ लेते हैं थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू कॉलिंग, है ना। इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जिस भी थ्रू से आप कनेक्ट हो जाओ, आप हो जाते हो, और इससे आपका कंट्री का जो कनेक्शन है दूसरे कंट्री से बिल्ड हो जाता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन को आप बढ़ावा आराम से दे देते हैं। समझ में आया टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। अगला है हमारा इसी में, ड्यू टू दिस वी कैन कॉन्टैक्ट टू एनी वन अराउंड द वर्ल्ड रैपिडली। ऑल्सो वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया। सोचो, मतलब एक गांव का बहुत दूर दराज का इलाका भी क्यों ना हो, वहां पे बैठ के आप दूसरे कंट्री के लोगों से चैट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कनेक्शन अपना जोड़ लेते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारा, है कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे, थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल, एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। मतलब आज आप लगभग कम रुपये में एक कंट्री के लोगों से दूसरे कंट्री से आराम से जुड़ जाते हैं थ्रू ईमेल। आप क्या करते हैं बेसिकली? आप क्या करोगे ईमेल भेजने के लिए? अपने फ़ोन में इंटरनेट का पैक भरवाओगे, और वो इंटरनेट का पैक तो अब अनलिमिटेड भी आता है, 200 रुपये दो, 300 रुपये दो, एक महीना, 28 दिन, 27 दिन, जो भी है, अनलिमिटेड बात करो, अनलिमिटेड नेट इस्तेमाल करो, जो भी है। मतलब आप अपने हिसाब से जो आप पैक भरवाते होंगे, उस वजह से आप किसी भी कोने में बैठ के किसी भी लोगों से आप आराम से जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजी पहला टॉपिक, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन आज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अब एक बात, अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जिसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो कि यहाँ पे अभी आपने समझा कि अभी जो आपको फिलहाल समझ में आया वो है आपका मेन टॉपिक, आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब आपको ये ध्यान रखना है, नोट्स में जो लिखा हुआ है वो तो है ही अपना, उसको छोड़ो, उसको आप पढ़ना बैठ के। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हुआ एक कंट्री का कनेक्शन दूसरे कंट्री से होना, यानी कि एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ मजबूत होना। और ये रिलेशन किसी भी तरीके से मजबूत हो सकता है। आप ट्रेडिंग करके कर लो, आप नॉलेज का शेयर करके कर लो, आइडिया शेयर कर लो, है कि नहीं? बेटर जॉब के लिए दूसरे कंट्री में चले जाओ, बेटर इनकम के लिए दूसरे कंट्री में चले जाओ, कुछ भी तरीका आप अपनाओ। इससे आप क्या क्या हो रहा है? आपका कंट्री का कनेक्शन दूसरे कंट्री से बिल्ड हो रहा है, और यही है आपका ग्लोबलाइजेशन। यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का तरीका क्या है? एक नहीं है, दो नहीं, कई सारे तरीके हैं, जिसमें से अभी आपने मेन क्या पढ़ लिया? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक लौता सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप बहुत तेज़ी में
और बहुत सारे कंट्री के से अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो टेक्नोलॉजी के वजह से। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आपने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये क्या होता है ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करना है हम लोगों को लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ दिया था। कहने का मतलब है कि हमारा जो टॉपिक था, हालांकि 2 ही टॉपिक्स में पढ़ना हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो। पहला आपका टॉपिक था व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये कंप्लीट हो चुका था। दूसरा आपका टॉपिक था फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से यदि आपस में लिंक करना हो, जोड़ना हो, आपस में कनेक्ट करना हो, रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है अभी आप इसको छोड़ो, पहले आप यहाँ पे आओ, इसके बैकग्राउंड के बारे में आप समझो तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं 2-4 मिनट, वो इस चैप्टर में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड है वो यदि आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक आपको समझ में बहुत आएगा। ध्यान से समझिए इसको। देखो हुआ क्या था ना, हुआ ये था कि ये तो हम लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक इंडिया पे रूल किया और फिर वो यहाँ से चले गए, लूट के चले गए। तो इंडिया इन 200 साल में बहुत कमज़ोर हो गया था। बहुत कमज़ोर होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा सारा रिसोर्स, धन संपत्ति, पैसा वगैरह जो भी था, सोना चांदी, सब अंग्रेज लेके चला गया। मतलब अंग्रेजों ने इंडिया में, ध्यान से बस आपको सुनना है, इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं तब आपको ये टॉपिक समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में 200 साल तक रूल किया और 200 साल में उन्होंने, अंग्रेजों ने इंडिया को इतना लूटा कि हम लोग एक तरीके से कंगाल हो गए। मतलब हम लोग टिकने के लायक नहीं थे, हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। ठीक, अब उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिलता है 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिला। उस टाइम पे जब आज़ादी मिला हम लोगों को, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब हमारे पास उतना पैसा था ही नहीं जिससे हम पूरे इंडिया को चला सके। ठीक, गवर्नमेंट बना, सब कुछ बना हमारे इंडिया के लोगों का, कांग्रेस उस समय पे पार्टी जो थी वो पावर में आई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे पास उतना पैसा ही नहीं था जिससे कि पूरा इंडिया को चलाया जा सके। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपना कंट्री का जो दरवाज़ा है दूसरे कंट्री के लिए बंद कर दिया। मतलब हमारे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम लोगों को अभी के टाइम पे दूसरे कंट्री के कंपनी को मौका नहीं देना है इंडिया में आके फैक्ट्री खोलने का, क्योंकि यदि अभी तुरंत हम लोग आज़ादी से, मतलब अभी तुरंत हम लोगों को आज़ादी मिला, अभी तुरंत अंग्रेज 200 साल तक रूल करके भारत में गया है, हमारा कंट्री क्या हो चुका है, बहुत नीचे चला जा चुका है। और यदि इस बीच में हम दूसरे कंट्री को परमिशन दे कि तुम आओ अपना फैक्ट्री इंडिया में आके खोलो, तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो फैक्ट्री है वो और कमज़ोर हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय पे क्या किया, अपने कंट्री का जो दरवाज़ा है बाकी कंट्री के लिए बंद कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय पे साफ साफ बोला कि कोई भी कंट्री इंडिया में नहीं आएगा अपना सामान बेचने के लिए, अपना फैक्ट्री लगाने के लिए, मतलब किसी भी काम से इंडिया में वो नहीं आएगा, उसके ऊपर हम बैन लगाते हैं। तो उस समय पे आज़ादी के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, जिसके वजह से इंडिया के अंदर कोई भी दूसरा कंट्री का कंपनी यहाँ पे नहीं आएगा। इसके पीछे सरकार का क्या मोटिव था, सरकार का मोटिव ये था कि भैया अभी अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं, अभी हम लोगों के हाथ में पावर आया है, तो और अभी हम यदि दूसरे कंट्री के लोगों को इंडिया में आके सामान बेचने का मौका दे देंगे, वो तो प्रॉफिट कमा के चला जाएगा, लेकिन फिर इंडियन कंपनी का क्या होगा, वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल आपको हम रोक के रखेंगे, किसी को भी हम इंडिया में आने का परमिशन नहीं देंगे। इससे क्या होगा, इंडिया के कंपनी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया में। तो उस समय पे क्या हुआ ध्यान समझना,
ना ही कोई दूसरा कंपनी इंडिया में आ रहा था और ना ही हम इंडियंस अपने सामान को लाके बाहर में बेच रहे थे। गवर्नमेंट का कहने का साफ मतलब ये था, मेन मोटिव था कि हम अभी इंडिया में किसी भी बाहरी कंपनी को आने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि यदि देंगे तो हमारा कंट्री ऐसे कमज़ोर है, दूसरा और कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो आओगे, अपना फैक्ट्री लगाओगे, सामान बेच के प्रॉफिट कमा के चले जाओगे, लेकिन हमारे कंपनी को मौका तो नहीं मिला ना आगे बढ़ने का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय पे क्या कर दिया, पूरी तरीके से बैन लगा दिया इसके ऊपर कि कोई भी दूसरा कंट्री का कंपनी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, लेकिन बाद में क्या होता है, 1991 में आपके बुक में शायद लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ तो आप इसके पीछे का कहानी समझो। 1991 में बहुत सारे कंट्री के लीडर्स ने हमारे इंडिया के लीडर को बोला कि आप अपने कंट्री को खोलो, मतलब कि अपने कंट्री में दूसरे कंपनी के लोगों को आने का मौका दो। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपके कंट्री में लोगों को चॉइस मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, आपका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, मतलब बाहरी कंपनी आपके कंट्री में आएगा, आपके कंट्री की कंपनी बाहर जाएगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा तो आपके कंट्री को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। देखो, जब तक कंपटीशन ना हो ना तब तक आगे बढ़ने का मज़ा नहीं है। जैसे मान लो, सपोज करो कि रेस में आप अकेले, सपोज करो कि आप रेस में अकेले हैं, तो आप जीतो हारो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप अकेले हैं, आप जीत जाओ हार जाओ क्या मतलब है उससे, है कि नहीं। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो हम लोगों ने किसी को इंडिया में आने का परमिशन ही नहीं दिया। इससे क्या हुआ, केवल इंडियन कंपनी ही इंडिया में ग्रो कर रहा था। कभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक जा ही नहीं पाए अपने सामान को बेचने के लिए। तो 1947 से लेकर 1991 तक हम लोगों ने ये चीज़ किया, किसी को हमने अंदर आने नहीं दिया और हम लोग भी बाहर नहीं गए। लेकिन बाद में बहुत सारे कंट्री के लीडर ने इंडिया के लीडर को उस समय पे बोला कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपने कंट्री का दरवाज़ा बाकी के लिए खोलो, दूसरा कंट्री का लोग आपके यहाँ पे आएगा, कंपनी लगाएगा, आपका फ़ायदा होगा, आपको टैक्स मिलेगा, और आपके कंपनी भी, यानी कि आपके इंडियन कंपनी भी बाहर जाएंगे, अपने सामानों को बेचेंगे तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने बोला कि देखो यार, अकेले तुम कितना भी ग्रो कर जाओ कोई मतलब नहीं हो उसका, आप कंपटीशन को फेस करो, तब आपको बढ़ने का असल मज़ा आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 1991 में अपने कंट्री का दरवाज़ा हर किसी के लिए खोल दिया कि कोई भी अब इंडिया में आ सकता है, अपना कंपनी लगा सकता है, बस बदले में क्या करना है, तुमको सरकार को टैक्स देते रहना टाइम पे, और इंडिया के किसी भी कानून का वायलेशन नहीं करना है। मतलब आप आओ, इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी लगाओ, अपने सामान को बेचो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और टाइमली सरकार को पेमेंट दे देना। इससे क्या हुआ पता है, इससे ये हुआ कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी जब दोनों मिलकर इंडिया में अपने सामान को बेचने लगे, तो इंडियन कंपनी को अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का मौका मिला। अभी तक क्या कर रहा था इंडियन कंपनी, जो मन में आ रहा था वो बना के बेच दे रहा था, क्योंकि लोगों को वही खरीदना है। लेकिन जब उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ा, तो इंडियन कंपनी ने अपने आप को सुधारा, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को अच्छा किया, क्योंकि उसको पता है मार्केट में अब विदेशी कंपनी भी है, जब हम अपना प्रोडक्ट अच्छा नहीं करेंगे तो हमको कोई नहीं खरीदेगा, विदेशी कंपनी आगे बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी था इंडियन मार्केट में, इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, अपना दरवाज़ा सभी के लिए खोल दिया। तो ये कहानी समझ में आया सबको। तो जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो हमने पूरी तरीके से बैन लगा दिया इंडिया के ऊपर कि कोई भी दूसरे कंट्री का कंपनी इंडिया में नहीं आएगा अपने सामान को बेचने के लिए, कंपनी खोलने के लिए कि नहीं आएगा। इससे क्या होगा, इंडिया की कंपनी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार को समय पे अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन बाद में समय बीता, इंडियन गवर्नमेंट को खुद भी एहसास हुआ और बाकी सारे कंट्री के लीडर ने भी बोला कि आप अपने कंट्री का दरवाज़ा खोलो, ताकि दूसरे कंपनी के लोग, दूसरे कंट्री के कंपनी आपके यहाँ पे आएंगे, कंपनी लगाएंगे, आपके लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपको टैक्स मिलेगा। तब हम लोगों को समझ में आया कि बात तो सही है, अकेले कब तक ग्रो करोगे, कंपटीशन बढ़ना चाहिए इंडियन मार्केट में। तो हम लोगों ने 1991 में अपने कंट्री का जो दरवाज़ा है वो सभी के लिए खोल दिया, और कोई भी यहाँ पे आके अपना कंपनी लगा सकता था और अपने सामानों को बेच सकता था। ये समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ आपने सारे पाबंदी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब आपने जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे वो सब आपने हटा दिया, अब कोई भी आ सकता है इंडिया में और अपना सामान बेच सकता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था लिबरलाइजेशन में कि रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस
सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। तो हमारे सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, बैरियर लगा रहा था कि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में अपने सामान को बेचने के लिए नहीं आएगा। ये उस समय पे हुआ आज़ादी के वक्त में। लेकिन 1991 में हमने क्या किया, इसको पूरी तरीके से हटा दिया। हमने बोला कि अब आप कोई भी हो, आप इंडिया में आके अपना सामान बेच सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया लिबरलाइजेशन क्या होता है। यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ दे कि बताओ लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बताना, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जितने भी पाबंदी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे हर एक कंपनी पे कि कोई भी कंपनी इंडिया में आके अपना सामान नहीं बेच सकता, यदि उन सारे पाबंदी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए, बैरियर सारे हटा दिया जाए और हर एक कंपनी को आने का मौका मिले इंडिया में, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, आपको समझ में आ गया। अब आइए इस टॉपिक पे आपको समझ में आएगा। अब पहले आप समझो ट्रेड बैरियर क्या होता है। देखो, इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स टू एनी कंट्री। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है सिंपल सा, आप क्या करते हो, कोई भी दूसरे कंट्री का कंपनी यदि आपके कंट्री में अपने सामानों को बेचने के लिए आता है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर। जैसे इंडिया में आपको पता है चाइना के बहुत सारे स्मार्टफोन आपको यहाँ इंडिया में दिखते हैं, अमेरिका का आपको खास करके आईफोन आपको दिखता है इंडिया में। तो अमेरिकन कंपनी जो आईफोन बेचती है वो इंडिया में आके बेच रही है, तो सरकार उसके ऊपर क्या ले रही होगी बताओ, टैक्स ले रही होगी। तो ट्रेड बैरियर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जब भी कोई दूसरे कंट्री का कंपनी अपने सामानों को बेचने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो उस कंट्री के गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर। इंडिया को लेकर आप इसको कैसे समझ सकते हो, समझ सकते हैं हम लोग। जैसे आईफोन इंडिया में आके बेच रहा है, कहाँ का कंपनी है आईफोन, अमेरिका का है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है कि भैया जितना आईफोन इंडिया में आपका बिकेगा उतना हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो यही हमारा कहलाएगा ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर का सिंपल सा मतलब हुआ, जो सामान विदेशी कंपनी इंडिया में आके बेचेगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक टैक्स लेगी, उसी टैक्स को हम लोग कह देते हैं ट्रेड बैरियर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या ये तो हम लोग करते हैं, जब इंडिया का कोई कंपनी अपना सामान बेचने के लिए विदेश में जाता होगा, अमेरिका सपोज करो, क्या वो लोग नहीं लेता होगा टैक्स, वो भी लेते हैं। हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि टाटा कंपनी अपना ट्रक अमेरिका में भी बेचता है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट टाटा कंपनी के ऊपर क्या लगाती होगी, ट्रेड बैरियर यानी कि टैक्स लगाती होगी। वो हर कंट्री लगाता है, नहीं लगाएगा ना तो उसका कमाई कैसे होगा, है कि नहीं। जैसे अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, आप देखना मार्केट में चाइनीज़ लाइट भर जाएगा, हर मार्केट में हर दुकान में आपको चाइनीज़ लाइट दिखेगा, तो चाइना से वो आ रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कर रहा है, दबा के टैक्स ले रहा है कि तुम इतना सामान आके बेचोगे, हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर। समझा गया सबको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका नाम ट्रेड बैरियर क्यों रखा गया है, बैरियर का मतलब था किसी चीज़ को रोकना, ऐसा क्यों। देखो, इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज इट इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। क्या करता है पता है, इसको ना ट्रेड बैरियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग दबा के टैक्स मारते हैं, ज़्यादा टैक्स मारते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो यदि कोई कंपनी उसको अपना सामान बेचना है तो टैक्स आप कितना भी लगाओ बेचना तो पड़ेगा उसको। मान लीजिए सपोज करो चाइना वाला हमारे इंडिया में आके चाइनीज लाइट बेचता है, यदि उसको अपना कंपनी ग्रो करना है, अपना प्रॉफिट कमाना है, लाइट बेचना है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट उसके सामानों पे कितना भी टैक्स लगा दे उसको बेचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसको अपना कंपनी ग्रो करना है। तो हम लोग इस चक्कर में क्या करते हैं, टैक्स दबा के मारते हैं। तुमको भैया बेचना है तो आगे बेचो, नहीं बेचना तो मत आओ, लेकिन टैक्स तो हम इतना ही लेंगे। और ये केवल इंडिया नहीं करता, हर कंट्री करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रेड बैरियर। और अच्छा, इसका नाम बैरियर क्यों है, इसलिए इसका नाम बैरियर पड़ता है क्योंकि मान लो उस कंपनी को यदि टैक्स ज़्यादा लग रहा होगा तो क्या कर लेगा, अपना सामान इस कंट्री में आके नहीं बेचेगा। यदि उसको टैक्स ठीक ठाक लग रहा होगा, चलो ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं है उतना भी कम नहीं है, ठीक है, तो आके अपना सामान बेचेगा। तो ट्रेड बैरियर सिंपल से इसका मतलब हुआ, पहले समझो, ट्रेड बैरियर का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई भी कंट्री का कंपनी दूसरे कंट्री में जब अपने सामानों को बेचने के लिए जाता है तो जिस कंट्री में वो सामानों को बेचने गया है उस कंट्री का गवर्नमेंट उसके सामानों पे टैक्स लगाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैरियर। इसका नाम बैरियर इसलिए रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के।
अब यदि उस कंपनी को अपना सामान बेचना होगा, इतना टैक्स लगाने के बावजूद भी यदि बेचना होगा तो बेचेगा, नहीं बेचना होगा तो अपना घर वापस चला जाएगा। इससे क्या होता है, बहुत सारे कंट्री अपने सामानों को दूसरे कंट्री में बेच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि टैक्स ही ज़्यादा है। सारा पैसा तो आपको टैक्स देने में चल जाएगा, तो आप प्रॉफिट क्या कमाओगे। इसीलिए इसका नाम रखा जाता है ट्रेड बैरियर। जानते हो इससे होता क्या? देखो मान लो, सपोज करो कि आप किसी दूसरे कंट्री के कंपनी को अपने यहाँ पे नहीं आने देना चाहते हैं। आप क्या करते हैं पता है? ट्रेड बैरियर बढ़ा देते हैं, मतलब कि टैक्स बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, आपने पहले मन में क्या बनाया था कि ये कंट्री का कंपनी हमारे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और फिर भी वो आना चाहता है। इससे क्या होगा, पहला बात, यदि वो नहीं आना चाहता है तो आपका मोटिव क्या हो गया, पूरा हो गया। आपने क्या सोचा था कि उस कंट्री का कंपनी हमारे यहाँ पे नहीं आए, नहीं आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो यदि वो आ रहा है तो आप क्या करते हैं उसको रोकने के लिए? टैक्स बढ़ा देते हैं कि भैया इतना टैक्स लगेगा, आना है तो आओ, नहीं तो फिर जाओ। इस तरीके से ये काम हर कंपनी करता है, मतलब हर कंट्री करता है। समझ आ गया? तो कोई पूछे कि बताओ इसको ना, इसका नाम बैरियर क्यों रखा गया है, तो सिंपल से बताना है, इसका नाम बैरियर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या करता है, अपने यहाँ पे ट्रेडिंग होने से उसको रोकना चाहता है टैक्स दे के, सॉरी टैक्स बढ़ा के। और जब अपनी कंपनी को जब अपना सामान बेचना है तो टैक्स कितना भी बढ़ा दो, बेचना है तो बेचना ही इसको पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ट्रेड बैरियर आपको समझ में आ गया होगा। आगे, गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच गुड्स शुड कम इनटू द कंट्री। मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि ट्रेड बैरियर यानी कि टैक्स कितना कम लगेगा और कितना ज़्यादा लगेगा, कौन सा सामान इंडिया में आके बिकेगा और कौन सा सामान नहीं बिकेगा। तो ये हमारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब किस कंट्री के कंपनी पे कितना टैक्स लगाना है, ज़्यादा लगाना है, कम लगाना है, ये सारा कुछ डिसाइड करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। इंडिया में क्या बाहर से आके बिक सकता है, क्या बाहर से आके नहीं बिक सकता, वो सब चीज़ भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना सरकार भी कई बार अपना चालाकी दिखाता है। मान लो सरकार को किसी कंट्री से दुश्मनी है, सपोज करो, जैसे मान लो इंडिया का अक्सर चाइना से नहीं बनता है, इंडिया का अक्सर पाकिस्तान से नहीं बनता है, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो मान लो यदि हमको ना इंडिया को यदि चाइना और पाकिस्तान से बदला लेना हो गवर्नमेंट को, तो वो क्या करता है पता है? वहाँ के कंपनी पे टैक्स लगा देता है ज़्यादा, वो भी कि तुमको इंडिया में क्या सामान बेचना है, तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम टैक्स लेंगे ज़्यादा। अब यदि उस कंट्री के कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, तो भैया इंडिया तो आना पड़ेगा। और इंडिया क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इंडिया में ऑडियंस, कस्टमर ज़्यादा है, 140 करोड़, समझ रहे हैं। और आपको आज ये मानना पड़ेगा कि आज दुनिया का हर कंट्री अपने सामानों को बेचने के लिए इंडिया आना चाहता है फर्स्ट चॉइस पे। मतलब अपना फर्स्ट चॉइस किसको रखता है? इंडिया को। पता है क्यों? एक ही रीज़न है, पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 140 करोड़, 150 करोड़ हम लोग टच करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस क्या है, कस्टमर क्या है, ज़्यादा है। तो आज हर कंट्री इंडिया से रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अपने कंपनी को ग्रो करना है तो इंडिया का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो आप कहीं पे भी नहीं रहोगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चालाकी करता है? गवर्नमेंट का यदि नाराज़गी किसी कंट्री से है तो उस कंट्री की कंपनी पे टैक्स बढ़ा देगा। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो जाओ अपना अपना। हाँ, लड़ाई के टाइम में ट्रेड रोक दिया जाता है, बिल्कुल। मान लो किसी कंट्री का किसी कंट्री से लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उस टाइम पे सारा ट्रेड वगैरह सब चीज़ रोक दिया जाता है। उसके बाद जब शांत मामला होता है तो फिर दोबारा चलता है अपना ट्रेड। ठीक ना, ऐसा ही चलता है हमारा। जैसे फॉरेन से आता है बहुत सारा, मतलब महंगा महंगा आइटम्स वाला कंपनी। ओके, बट इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट अमीर लोग कितने बहुत सारा है, कम ही ना होता है। नहीं देखो, प्रॉफिट कितने होता है? हाँ बिल्कुल होता है। समझो, जो बहुत बड़े कंपनी है, जो अपना प्रोडक्ट बहुत महंगा महंगा बनाता है, वो टारगेट भी महंगे ऑडियंस को ही करता है। समझ रही है? जैसे आईफोन बहुत महंगा फ़ोन है हमारा, वो क्या लगता है, आईफोन कभी भी एक लोअर क्लास को टारगेट करता है क्या? मिडिल क्लास को कभी टारगेट करता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि उसको पता है वो कभी खरीद नहीं पाएगा उसको। तो एक बात ध्यान रखना है, जो बड़े कंपनी है, जैसे आईफोन आपका हो गया,
1 लाख का आता है, 1.5 लाख का आता है, 2 लाख का आता है, 2.5 लाख का आता है, 3 लाख का आता है, मतलब जो भी प्राइस है अपना, उसको पता है कि फ़ोन कम बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ ताकि हाई क्लास के लोग, हाई प्रोफाइल के लोग उसको खरीद सकें। तो उसको कम ही खरीदेगा लोग, लेकिन ज़्यादा महंगा होने के वजह से उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। समझ रही बात? उसी प्रकार से जो कोई ऐसा कंपनी होगा जो सस्ता प्रोडक्ट बेचता होगा, एग्जाम्पल रियलमी का फ़ोन, वीवो का, ओप्पो का, सैमसंग का, ये लोअर क्लास को टारगेट करता है, तो ये सस्ता फ़ोन बनाता है ताकि उसको सब कोई खरीद सके, अमीर गरीब सब कोई। तो कंपनी अपना डिसाइड करता है कि हमको क्या बेचना है और किस प्रकार के ऑडियंस को टारगेट करना है, वो कंपनी अपना डिसाइड कर लेता है। आगे बढ़े। एज कम्पेयर टू जैसे अमेरिकन कंपनी होता है, इंडियन कंपनीज का तो ब्रांड बहुत चीप होता है, मतलब जैसे ओप्पो वीवो फोन बहुत हाँ लास्ट करता है, बिल्कुल, तो इंडियन ब्रांड के साथ भी हम नहीं ऐसा नहीं है। देखो, आपका कहना ये है कि सर अमेरिका का कोई कंपनी आके इंडिया में सामान बेचता है तो महंगे में बेचता है, बात सही है आपका, लेकिन इंडिया का कंपनी जब अमेरिका में जाके अपने सामानों को बेचेगा वही बढ़ा के बेचता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे चलता है डॉलर, तो वहाँ पे भी ये चीज़ चलता है। मतलब देखो, हर कंट्री का ना, मतलब हर कंपनी का ये मोटिव होता है कि जिस भी कंट्री में आप जाओ वहाँ के प्राइस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट कर लो। नहीं करोगे तो फिर आपका नहीं बिकेगा ना। मान लीजिए, सपोज करो कि आपका एक इंडियन कंपनी है जो कि जीन्स बनाती है, सपोज करो, ये कंपनी जाके अमेरिका में अपना जीन्स बेच रहा है, एक जीन्स $1000 का, और अमेरिकन कंपनी एक जीन्स उससे अच्छा क्वालिटी का बेच रहा है मात्र $100 में, तो बताओ कौन किसको खरीदेगा? अमेरिकन को ही खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भी कंट्री का कंपनी जब किसी दूसरे कंट्री में जाता है अपने सामानों को बेचने के लिए, तो उस कंट्री में उस चीज़ का क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो अपना एडजस्ट करता है। नहीं करेगा ना, उसका सामान कभी नहीं बिकेगा। समझ रही है बात? तो वो अपना कंपनी अपना इस तरीके से देख लेता है, अरे भाई उसको प्रॉफिट कमाना है ना, तो अपना एडजस्ट कर लेता है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किस कंट्री के कंपनी पे कितना टैक्स लगेगा, क्या वो सामान बेच पाएगा इंडिया में, क्या नहीं बेच पाएगा, सारा कुछ डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। आगे बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। चलिए यहीं पे वो बात आएगा जो हमने अभी आपको बताया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब आज़ादी के बाद हम लोगों ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? बैरियर लगा दिया, मतलब कि इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया कि कोई भी कंट्री इंडिया में अपने सामानों को आके नहीं बेचेगा। ठीक, दो चीज़ हुआ था, ध्यान रखना इस चीज़ को। पहला, कोई भी कंट्री का कंपनी इंडिया में आके अपने सामानों को नहीं बेचेगा। इससे क्या होगा? इंडिया की कंपनी को ग्रो करने का मौका मिल जाएगा, इंडिया ग्रो करेगा। ये कब हुआ? हमारे आज़ादी के बाद हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोचा। ठीक है, पहला चीज़ ये हुआ, मतलब पहला तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया। दूसरा चीज़ ये हुआ था कि यदि आपको आना है बेचने के लिए तो भैया हम टैक्स बहुत लेंगे आपसे, अब आना है तो आओ, नहीं तो फिर मत आओ। इस चक्कर में उस टाइम पे कोई कंपनी इंडिया आता ही नहीं था। तो सरकार पूरी तरीके से क्या मन बना लिया था? बैन कर देना है, सबको नहीं आना है, और जो आना है तो टैक्स बहुत देना है। तो बताओ कोई कंपनी क्या इंडिया आना चाहेगा? उसका सारा पैसा तो टैक्स चुकाने में चल जा रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या कमाएगा? और हर कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया? अपने इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से विदेशी कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया कि कोई भी इंडिया में अपने सामानों को आके नहीं बेचेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई कंपनी नहीं डाल पाएगा। मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का इस चीज़ को करने का? मोटिव था कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि इंडियन कंपनी आगे ग्रो कर सके, वो अपना सामान बना के बेच सके। सर ऐसे तो इंडियन कंपनी आगे बढ़ जाए, इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, वही तो सरकार का दिक्कत था ना। ऐसे क्या हुआ? इंडियन कंपनी आगे बढ़ा, लेकिन इंडिया कभी आगे बढ़ पाया? इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं बढ़ पाया। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि यार ये तो हम गलत कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे आगे कैसे जाएगा? इंडिया ग्रो कर रहा था, अंदर ही अंदर कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा था, क्योंकि उस समय पे इंडिया जब हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ के आसपास था, और 40 करोड़ पॉपुलेशन किसी कंट्री का उस समय पे होना बहुत बड़ी बात थी। तो इंडिया का कंपनी ग्रो तो कर रहा था, लेकिन क्या इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। तो ये गवर्नमेंट को एहसास हुआ 1991 में। तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया? इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। बोला, गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ और बहुत सारे कंट्री के लीडर ने उसको एहसास भी दिलाया कि यार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अंदर ही अंदर तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन तुम इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
और कभी भी कंट्री अंदर ग्रो कितना भी कर जाए उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपका इम्पोर्टेंस, आपका ग्रोथ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। तो गवर्नमेंट को बाद में ये एहसास हुआ और बाद में उन्होंने क्या कर दिया, इन सारे बैरियर को ख़त्म कर दिया और 1991 में इंडिया ने अलाउ किया हर कंट्री को कि आप अपने सामानों को आके इंडिया में बेच सकते हो और हमारा कंट्री के लोग भी आप यहाँ पे आके सामान को बेचेगा। तब जाके इंडिया ग्रो अच्छी तरीके से किया और आज तक कर रहा है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगला, तो आज़ादी के बाद हमने क्या कर दिया, सभी तरीके का बैन लगा दिया। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ऐसा क्यों किया गया, ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स को, इंडियन कंपनी को विदेशी चीज़ों के साथ कंपटीशन का सामना ना करना पड़े और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। मतलब इंडियन कंपनी ग्रो कर सके, इंडिया के प्रोड्यूसर्स आगे बढ़ सके, इस चीज़ के लिए सरकार ने ये बैन लगाया था। द इंडियन गवर्नमेंट अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा। लेकिन कुछ चीज़ों को सरकार ने बैन नहीं लगाया था। उनको सरकार का कहना था कि नहीं भैया, इनके ऊपर हम बैन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि ये आना इंडिया में बंद हो गया तो इंडिया पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे मशीनरी, यानी कि अच्छे अच्छे यदि मशीन किसी कंट्री से आ रहे हैं इंडिया, उसको आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। फर्टिलाइजर, यानी कि अच्छे अच्छे खाद आ रहे हैं खेतों में डालने के लिए, उसको आने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे इंडिया का क्या होगा, खेती इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। और पेट्रोलियम, उस समय पे गाड़ी डीजल पेट्रोल से चलता था, तो उसको भी आने दो। मतलब 95% चीज़ों के ऊपर हमने क्या लगा रखा था, बैन लगा रखा था कि कोई भी यहाँ पे अपने सामानों को नहीं बेचेगा। मात्र 5-6% चीज़ों के ऊपर हमने बैन नहीं लगाया था, क्योंकि वो इंडिया के लिए क्या था, काफ़ी ज़रूरी था। इसके ऊपर भी बैन लगा देते तब तो इंडिया टिक ही नहीं पाता, बर्बाद हो जाता। फिर आगे बढ़ते हैं। अराउंड 1991 सम चेंजेज इन पॉलिसी वेयर मेड इन इंडिया। तो 1991 में इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में अपना बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया भाई, देखो, द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द इंडियन प्रोड्यूसर्स शुड कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को बाद में समझ में आ गया, उनको एहसास भी दिलाया अलग अलग कंट्री के लीडर्स ने कि तुम जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अपने कंट्री का जो मार्केट है बाकी कंट्री के कंपनी के लिए क्या कर रखो, खोल दो, ताकि दूसरे कंट्री की कंपनी आपके यहाँ पे आके सामानों को बेचेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपके कंट्री के कंपनी को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी अपने प्रोडक्ट को सुधारेगा। अभी क्या चल रहा था, इंडियन कंपनी का इंडिया में मोनोपोली चल रहा था, जो सामान बना के बेच रहे थे वो इंडिया के लोग खरीद रहे थे। अब क्या होगा, जब विदेश के कंपनी के लोग भी आके आप यहाँ पे सामानों को बेचेंगे, तो यदि इंडिया का कंपनी का लोग खराब सामान बेच रहा होगा तो वो क्या कर लेगा, अपने प्रोडक्ट को अपने आप इम्प्रूव कर लेगा, है कि नहीं। कंपटीशन में यही तो होता है ना। आप ऐसे समझो, सिंपल सा, मान लो आपके मोहल्ले में तो मिठाई वाला दुकान है। सपोज करो कि एक मिठाई का दुकान है, मान लो, पहले एक सपोज करो, एक मिठाई का दुकान वाला है, उसका मोनोपोली है, वो जैसा मिठाई बना दे वो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई एक ही मिठाई का दुकान है मोहल्ले में, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं एक अच्छा मिठाई का दुकान आ जाए जो कि उससे अच्छा सामान बेचने लग जाए, तो बताओ जो पहला वाला दुकान वाला था वो अपने प्रोडक्ट को अपने आप इम्प्रूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको पता है अब भी यदि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं किए तो जो अभी अभी दुकान खुला है वो आगे हमसे बढ़ जाएगा। इसलिए इंडिया के गवर्नमेंट ने अपने मार्केट को पूरी तरीके से खोल दिया। कोई भी कंट्री अब आके इंडिया में अपने सामानों को बेच सकता था और इंडिया के लोग भी बाकी दूसरे कंट्री में जाके अपने सामानों को बेच पा रहा था। इससे बहुत ज़्यादा इंडिया का ग्रोथ हुआ, इंडिया की कंपनी आगे बढ़ा और इंडिया का जो नाम था इंटरनेशनल लेवल पे धीरे धीरे छाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ ये हो गया। तो द गवर्नमेंट फेल्ड दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि यदि हम कंपटीशन को बढ़ावा देंगे, अपने कंट्री का जो दरवाज़ा है वो सबके लिए खोल के रखेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी वो बढ़ाएगा, मतलब ओवरऑल हमारे इंडिया का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को बाद में लगा और 1991 में इन्होंने ये बदलाव कर दिया फाइनली। आगे बढ़ते हैं। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाई पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस डिसीजन को कई सारे उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने सपोर्ट भी किया। एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ने इस डिसीजन को मोटिवेट किया, इंडिया के गवर्नमेंट को बधाई दिया
मोटिवेट किया कि अब आप क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आप गलत कर रहे थे, अब आपका काम ठीक है, मतलब कि आपने इंडिया का जो मार्केट है वो सबके लिए खोल रखा है, ये एक अच्छा साइन है। देखो, आप अपने कंट्री के अंदर कितना भी ग्रो कर जाओ उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि आपका प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा ना हो। यदि आपका इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन बहुत अच्छा है तो फिर आप बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आज इंडिया का जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो ठीक है, मतलब कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेर रिमूव्ड इन इंडिया। और फाइनली 1991 में क्या हो गया, इंडिया ने जितने भी अपने मार्केट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बैरियर लगा रखे थे वो सारे हटा दिए। अब इंडिया के लोग बाहर जाके सामान बेच पा रहे थे और बाहर के लोग इंडिया में आकर अपना सामान बेच पा रहे थे। इससे दोनों को फायदा हुआ, विदेशी कंपनी भी प्रॉफिट कमा रहा है, इंडियन कंपनी भी प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग केवल इंडिया में सामान नहीं बेच रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात, विदेश से जो कंपनी इंडिया में आ रहा है वो टैक्स भी तो दे रहा है सरकार को। और तीसरा चीज़, इंडियन प्रोड्यूसर्स को यानी कि इंडियन बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का मौका मिल गया। यदि वो इम्प्रूव नहीं करता तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाता और विदेशी कंपनी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ हमारा। आगे, दिस मीन्ड दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली। अब क्या होने लगा, इंपोर्ट हो रहे हैं सामान इंडिया में, मतलब बाहर से सामान आ रहे हैं इजीली, और इंडिया से भी सामान बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब बाहर से सामान आ रहा है अंदर इंडिया में, और अंदर का सामान यानी कि इंडियन सामान कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से होने लगा। एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज इन इंडिया। और फॉरेन कंपनी जो हैं वो अपना फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस, जो बोल लो आप, सब कुछ इंडिया में खोलना स्टार्ट कर दिए अपना, ठीक ना। जैसे आप आज देखो कई सारे कंपनी हैं जो कि इंडियन नहीं है, विदेशी है, लेकिन इंडिया में अपना सामान बना के बेच रहा है ना। और आप विदेश कंपनी में भी चले जाओ, मतलब विदेश कंट्री में चले जाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ चले जाओ, आपको कई सारे इंडियन कंपनी दिख जाएंगे, टाटा है, महिंद्रा है, ये सब आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आगे, लिबरलाइजेशन का मतलब तो आपने समझ लिया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, सरकार ने अपने कंट्री के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी, बैरियर लगा रखे थे कि कोई भी कंट्री का लोग यहाँ पे नहीं आएगा अपने सामानों को बेचने के लिए, सरकार जब इन सभी को हटा दे और सभी को परमिशन दे दे कि कोई भी आ सकता है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। विथ लिबरलाइजेशन पीपल आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जब लिबरलाइजेशन किया गया इंडिया में, तो अब इंडिया में क्या आएगा क्या जाएगा लोग फ्रीली डिसाइड कर पा रहे थे, ठीक है। मतलब लोगों को अपने सामानों को बेचने का पूरी तरीके से आज़ादी मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आए सबको। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक और टॉपिक के साथ आपका जो पूरा सिलेबस था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका कंप्लीट हुआ। आगे का जो चीज़ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहीं तक आपके एग्जाम में आएगा, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब बताइए दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत, समझ में आए सब कुछ। ध्यान रहे इस चैप्टर से इन्हीं दो टॉपिक से सवाल आएगा, इन दो टॉपिक को आप अच्छे से कमांड कर लीजिए अपना, और इससे जो भी सवाल आए आप उसको आप इजीली कर पाओगे। इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक के साथ इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना था वो भी खत्म हुआ। अगला जो चैप्टर है आपका वो है कंज्यूमर राइट्स। वो एग्जाम में नहीं आता है, वो बस आपके स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिल सकता है, तो वहाँ से आप उसको कर लेना, मतलब कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस में है ही नहीं, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस था इकोनॉमिक्स का, वो आज पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब आपका इकोनॉमिक्स भी आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहीं तक आपका इकोनॉमिक्स में एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा, पूरा हमने पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 पूरा आएगा, वो भी हमने पूरा पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, वो भी पूरा आएगा, वो भी हमने पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 पहले पूरा आता था, लेकिन सिलेबस में अब साफ साफ बोल दिया गया कि यही दो टॉपिक से सवाल आएगा, तो ये दो टॉपिक भी हमने कर लिया। चैप्टर नंबर 5 आपका कंज्यूमर राइट्स है, वो सवाल में मतलब CBSE उसको एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, तो वो नहीं पूछेगा, तो वो हम लोग उसको पढ़ेंगे भी नहीं। कहने का मतलब है कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक्स का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बताइए कहीं पे कोई दिक्कत किसी को, इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स हुआ कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।